हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या कंप्लीट कर लिया था, हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा था। ठीक है, एक बार हम उसका रिवीजन ले लेते हैं और उसके पहले भी जो मैंने पढ़ाया है मैं उसका भी रिवीजन करवाऊंगी, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और अभी तक की जितनी भी चीज़ें ऑलमोस्ट हमारा जो सेलुलर ऑर्गेनल्स वाला है, कोशिका अंग वाला जो पूरा चैप्टर है या यूनिट है, वो पूरा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इसके की पॉइंट्स बनाना है। ठीक है, चलिए आ जाइए, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था? हमने पहला एक पढ़ा था, स्टार्ट हमने इससे किया था। सबसे पहला हमारा था माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं थोड़ा सा। ठीक, क्या था इसका स्ट्रक्चर? ध्यान दो, ये इसकी क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है इनर मेम्ब्रेन। अलग कलर से बनाती हूँ मैं, ग्रीन से बनाती हूँ। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन को थोड़ा मोटा बनाती हूँ। ठीक, ये है आपकी क्या? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, वहां पे क्या चलती है? ईटीसी चलती है। अब हम अंदर वाला पार्ट बना रहे हैं, क्या? मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स में आपका क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल चलता है। मेरे लिए रिवीजन करवाना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए एकदम अच्छे से। ठीक है, कि हमने क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन से पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। ठीक है, इसके पहले जो हम लोग ने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट किया था, उसका भी मैं रिवीजन करवाऊंगी, उसका टेंशन अपने को नहीं लेना है। ठीक है, कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमने देखा था कि वैक्यूल और सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसका भी मैं अच्छे से आप लोगों को रिवीजन करवाऊंगी। ठीक, चलिए आ जाइए। इसको पूरा कलर करने की ज़रूरत नहीं है, इतना से सफिशिएंट है। ठीक, इसको हम थोड़ा सा मोटा करके कर लेते हैं, तो जिसमें आपको विजिबिलिटी रहेगी। ठीक है, ये है आपकी क्या? इनर मेम्ब्रेन, जो कि आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लेबल कर लेते हैं। ये है, एक मिनट। ठीक, चलिए लेबल कर लेते हैं। क्या है? ये वाली आपकी आउटर मेम्ब्रेन किसकी बात चल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन दिख रही है आपको। ठीक, ये मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं हिंदी में? झिल्ली। ठीक है, जो कि आपके सेल ऑर्गेनल को क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है। अंदर में ये खाली जगह जो है, इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है मस्टर्ड कलर का, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स या फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यहाँ पे आपकी क्रेब साइकिल चलती है, जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। और यहाँ पर जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है, वहाँ ईटीसी चलती है, जहाँ पर एटीपी का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसका नंबर, इसका माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। ये हमने देखा था, क्योंकि जितना ज़्यादा जो ऑर्गन काम करेगा, जितना ज़्यादा जो टिश्यू काम करेगा, उस जगह पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो अलग अलग दिखाई देगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला था लिवर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में, भैया जहाँ ऊर्जा की ज़रूरत ज़्यादा है, जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा है, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा। बस इतनी सी बात है। ठीक, इसके बाद हमने क्या देखा था? हमने देखा था राइबोसोम। ठीक, राइबोसोम तो कुछ भी नहीं है। चलिए, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं एक बारी। ठीक है, चलिए आ जाइए। क्या देख रहे थे हम देख रहे थे किसके बारे में? हमने देखा था राइबोसोम के बारे में। चलो, राइबोसोम में हमने क्या देखा भाई? राइबोसोम हमने देखे दो टाइप के। ये हो गया प्रोकैरियोटिक का, और ये हो गया यूकैरियोटिक का। इसमें आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो कि क्या है? आरएनए। ठीक, इसको हमने क्या कहा? आरएनए। ठीक है, एक मिनट, ऐसे नहीं लिखते, स्मॉल आर बनाते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना कि स्मॉल आर रहेगा।
आर आरएनए। आरएनए जो है वो राइबोसोमल आरएनए कहलाता है। ठीक है, ये इसकी क्या है, प्रोटीन की सब यूनिट है। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। प्रोटीन की सब यूनिट से मिलकर ही आपका क्या बना होता है, राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में ये 70S होता है और आपके यूकैरियोटिक में 80S होता है। ये कैसा होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। ठीक है, ये एक कॉमन ऑर्गेनल है। ठीक है, कॉमन ऑर्गन, ठीक है, जो कि दोनों में होता है, दोनों सेल्स में होता है। किस में, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में 70S, जिसमें से एक यूनिट होती है 50S की और दूसरी होती है 30S की। S का मतलब क्या होता है, स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, और 80S मतलब हमारे इसमें 60 और 40S की दो सब यूनिट होती हैं जो कि प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। और राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि प्रोटीन बनाना। सिंथेसिस हमेशा याद रखना, बनाना होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये सारी टर्मिनोलॉजी मैं हिंदी में इंग्लिश में दोनों में बताऊंगी तो आपको लर्न हो जाएगी। ठीक, इतना अच्छे से आपको समझ में आया कि हमने आरआरएनए में ये सारी चीजें देखे थे। आरआरएनए का स्ट्रक्चर मैंने बताया था अच्छे से, तो ये एक छोटा सा रिवीजन था आप लोगों के लिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए आ जाइए, अब हम बात कर रहे हैं किसकी। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था प्लाज्मिड। प्लाज्मिड देखो, नहीं प्लास्टिड है। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, मैं आपको अच्छे से बता दे रही हूँ। प्लास्टिड और प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड जो है ना, प्लाज्मिड डीएनए होता है, ये हम वेक्टर्स में पढ़ेंगे। ये हम किस में पढ़ेंगे, वेक्टर्स में पढ़ेंगे। इसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं प्लास्टिड की बात कर रही हूँ तो इसमें आ जाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद मैं अगर बात कर रही हूँ किसकी, मैं बात कर रही हूँ क्रोमोप्लास्ट। ठीक, अब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था प्लास्टिड के बारे में। ठीक है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है, प्लाज्मिड अलग चीज है और प्लास्टिड अलग चीज है। अगर डी है तो इसका मतलब आपके क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है, ल्यूकोप्लास्ट की बात हो रही है और क्रोमोप्लास्ट की बात हो रही है। ठीक, चलिए अब हमने एक पूरा बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर देखा था किसका, क्लोरोप्लास्ट का। एक बार आ जाइए देख लेते हैं कैसा होता है ये, डबल मेम्ब्रेन। ठीक, इसके अब ये व्हाइट वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको आपको क्या कंसीडर करना है, क्या देखना है, मैंने बताया था ये होता है आपका स्ट्रोमा। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा। देखो पहले मैं पूरा स्ट्रक्चर इसके अंदर बना लेती हूँ। ऐसे हमको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। ठीक है, या फिर ग्रेनम कहते हैं, जो कि एक साथ जुड़े रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेमेले, लेमेला या फिर स्ट्रोमल लेमेला, क्योंकि वो स्ट्रोमा में है। अब लेबल कर दो। ठीक है, ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों क्या हो गई, इसकी मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ये इनर और ये आउटर क्या, मेम्ब्रेन। चलो ये हो गया। अब आपको पता है कि ये भी कैसा ऑर्गन है, सेमी ऑटोनॉमस। बढ़िया रिवीजन चल रहा है अपना। ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस मतलब इसके पास खुद का डीएनए होता है, इसीलिए ये पूरी तरीके से न्यूक्लियस या केंद्रक के ऊपर निर्भर नहीं होता, ये आधे से ज्यादा काम खुद से कर लेता है। ठीक है, जैसे हमारे में माइटोकॉन्ड्रिया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तो इनके पास भी होता है, प्लांट सेल के पास भी होता है। ठीक है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट हम में एब्सेंट होता है। जब प्लांट सेल और एनिमल सेल का मैंने डिफरेंस बताया था तो उसमें एक वैक्यूल था, जो बड़ा वैक्यूल है वो हमारे पास नहीं होता। ठीक है, और अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, अगर मैं बात कर रही हूँ क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, और साथ में सेल वॉल एक है जो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, हमारी सेल की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, चलो अब हम इसको लेबल कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने कहा था ग्रेना, ये जो पूरा कॉइन का गुच्छा दिखता है, या फिर इसको हम बोल देते हैं ग्रेनम। अब ये क्या है, स्ट्रोमल
लेमला, ठीक है, इसको लेमेला बोलो, स्ट्रोमल लेमेला बोलो, क्योंकि ये पूरा जो पोर्शन है इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक। अब ये वाला जो एक मैंने कॉइन अगर निकाल लिया तो ये एक कॉइन को हम क्या बोलेंगे, थाइलाकॉइड, ठीक। अब मैंने आपको बताया था जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ चलेगी, वो चलेगी आपकी स्ट्रोमा में। ये हम फोटोसिंथेसिस वाला जब पार्ट पूरा पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में कि डार्क और लाइट रिएक्शन किस तरीके से होती है, लेकिन कहाँ होती है मैं बस अभी इतना बता रही हूँ क्योंकि अभी हम सेलुलर ऑर्गन पढ़ रहे हैं, कोशिका अंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में देखना है। ये स्ट्रक्चर समझ में आया, और आपकी लाइट रिएक्शन यहाँ होती है, थाइलाकॉइड में होती है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, इसके बाद मैंने आपको बताया था, ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका एक बारी, वैसे मैं ये पहले बना चुकी हूँ, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा था मैम साइटोस्केलेटन, फिर से बना लेते हैं, एक और सेल बना लो, बढ़िया, ठीक, ये बन गई आपकी क्या, यूकैरियोटिक सेल बन गई, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले तो यहाँ बीच में एक बड़ा सा क्या बना लिए हमने, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस केंद्रक बना लिए, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, यूकैरियोटिक सेल है तो। अब मैं बात कर रही हूँ किसकी, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, ठीक है, यहाँ से ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। दूसरा जो था वो था गोल्जी बॉडी, में बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग को लर्न हो जाए, ठीक है। चलो, अब ये वाला जो पार्ट है आपको पता है साइटोप्लाज्म है, ठीक है, यहाँ पर हमको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ध्यान देंगे, देखो ये बना रही हूँ मैं एक ट्यूब की तरह, एक ऐसा थ्रेड और एक थोड़ा पतला थ्रेड, ठीक है, एक थोड़ा पतला थ्रेड बनाया मैंने जो कि पर्पल कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पतले पतले थ्रेड, ठीक है। अब मैं इसको लेबल करती हूँ, इसको मैंने बोला था माइक्रो ट्यूब्यूल, ठीक, जो कि किससे बना होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से, ठीक है, किससे बना होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना होता है। अब अगर मैं बात कर रही हूं किसकी, इंटरमीडिएट फिलामेंट, या फिर किसकी बात कर रही हूँ, जिसका जो साइज है वो थोड़ा मीडियम साइज है, ठीक है, तो एज कंपेयर टू इन दोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि इसको हमने क्या बोला था, इसको माइक्रो बोला था, मतलब इसका थोड़ा जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा आपको छोटा दिखाई देता है सब इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है, माइक्रो फिलामेंट। ये बना होता है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से, ठीक है, किससे बना होता है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से। इंटरमीडिएट बना होता है आपका एसिडिक, जिसका नाम है केराटिन प्रोटीन, ठीक, आया समझ में। ये हमने डिस्कस किया था साइटोस्केलेटन के बारे में, ये हम बना चुके हैं, अगर लेना है स्क्रीनशॉट तो आप एक बार ले लो, ठीक। चलो, अब मैंने क्या बताया था, साइटोस्केलेटन का मतलब, साइटोस्केलेटन, एक मिनट, ठीक, चलो, साइटोस्केलेटन का मतलब होता क्या है, ये क्या करता है, जैसे हमारी बॉडी में क्या है, बोन है, ठीक, हड्डी है, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी को सपोर्ट दे रही है, स्ट्रक्चर दे रही है, ठीक है। अब इसको ऐसे याद रखो कि एक मंडप है, ठीक है, मंडप, हम शादी का मंडप रहता है ना, तो ऐसे लकड़ी रहती है जिसके थ्रू वो पूरा मंडप ऐसे पूरा अरेंज रहता है अच्छे से, तो अगर लकड़ी ऐसी या ऐसी होती है तो पूरा मंडप का क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है। तो यहीं से हमको ये चीज़ समझ में आती है कि जितने भी ये फिलामेंट दिखते हैं ना जो सेल के अंदर है, ये इसका शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करते हैं, जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे ये उसको बदल देते हैं, ठीक है, जहाँ पे कहीं ज़रूरत होती है तो अपने नंबर को क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा क्या क्या थे इसमें, 3 चीज़ें थी, ठीक है, अलग कलर से लिखेंगे, बार बार बता रही हूँ, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइक्रो फिलामेंट। तो ये हो गया आप लोगों का रिवीजन जो अभी तक हमने पढ़ा था। अब हम देखने वाले हैं
सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। इसका डायग्राम मैं लेके आई हूँ, डायग्राम आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। चलिए आ जाइए। सीलिया और फ्लैजिला ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल को काय में मदद करते हैं, मूवमेंट में मदद करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं किसकी, सीलिया और फ्लैजिला की, तो इसका स्ट्रक्चर मैंने लेकर, हाँ एक मिनट, सीलिया और फ्लैजिला, इसकी आप लोगों की अलग स्लाइड मैंने बनाई है, देखते हैं। हाँ ये वाला, सीलिया और फ्लैजिला हमको मूवमेंट में मदद करते। ये देखो, ये वाला पूरा जो डायग्राम है बहुत अच्छा डायग्राम है, आपको समझ में आएगा। इसके बाद मैं आपके हिंदी मीडियम के नोट्स की तरफ चलती हूँ, ठीक। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें कैसी दिखाई दे रही हैं। मैं रेड कलर लूँगी, रेड कलर से और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। रेड कलर से ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो ग्रीन है ना। तो आपको यहाँ पे ये एक टेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। लेकिन इसके नंबर में भी क्या हो सकते हैं, वेरिएशन, वेरिएशन यानी अलग अलग नंबर के ये भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमको ये समझना है कि सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस क्या है। देखो मैंने क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला लिखा हुआ है, ठीक। मैंने पहले आपको ये बताना है कि सीलिया होता क्या है और फ्लैजिला होता क्या है, ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला का काम ये है कि वो मूवमेंट में मदद करते हैं, ठीक है। मूवमेंट यानी लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब ही होता है मूवमेंट, यानी सेल समझ लो किसमें तैर रही है, ऐसे है ना। तो तैर रही है, इसका मतलब ये है किसमें तैरेगी वो, या तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास तो हाथ पैर है नहीं, तो उसके पास में सीलिया या फ्लैजिला ऐसी बहुत सारी जो है प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। प्रोजेक्शन मतलब बाहरी संरचना ऐसी निकली हुई दिखाई दे रही है आपको, जिनको हम सीलिया और फ्लैजिला बोलते हैं, जो उनको चलने में मदद करती हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, सीलिया की, ठीक है। सीलिया आर सिलेंड्रिकल, देखो यहाँ पर आपको पूरा दिख रहा है। इसका जो नंबर है, इसका जो नंबर है वो इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। किससे ज़्यादा होता है, फ्लैजिला से ज़्यादा होता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था, इस तरीके का ये दिखाई देता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आपकी स्लाइड की तरफ। आई होप हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ लिखा है पक्षमाभ और कशाभिका, यानी सीलिया और फ्लैजिला। यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। चलिए, पशाभिकाएं, ठीक है, यानी कि सीलिया, ठीक है, वह कशाभिकाएं यानी कि फ्लैजिला, ठीक है, रोम सदर्शक कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि है। पक्षमाग एक छोटी संरचना चप्पू की तरह, क्या चप्पू की तरह कार्य करती है। चप्पू मतलब क्या, देखो ऐसे ऐसे चलाते हैं ना, तो एक तरीके से मूवमेंट में मदद कर रहा है ये किसको, जो भी सेल के पास में सीलिया होगा तो वो उसको मूवमेंट में मदद करेगा, ठीक है। जो कोशिका को या उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य, मैंने बोला ना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, यानी द्रव्य, बाहरी द्रव्य जो प्रेजेंट होता है, जो सेल के बाहर होता है, उसको मूवमेंट में या कहीं पर भी अगर कोई आपका पदार्थ या द्रव्य या तरल पदार्थ प्रेजेंट है तो वहाँ पे मूवमेंट की ज़रूरत है, किसको, बैक्टीरिया को या उस सेल को जिसके पास सीलिया है, तो वो तब उस वहाँ पे काम आता है, ठीक है। तो द्रव्य की गति में सहायक होते हैं, ठीक है, इसमें ये सहायता करते हैं। मेन काम इनका यही है, यह भी हमने देखा स्ट्रक्चर में अच्छे से। आगे क्या लिखा है देखते हैं, चलिए आ जाइए। ये डायग्राम दूसरा है, ये डायग्राम पे नहीं जाना है अभी, ये आपका सेंट्रोसोम सेंट्रियोल के डायग्राम का थोड़ा सा और आगे का दिया हुआ है, वो मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगी। अभी यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। कहाँ थे हम, सहायक है। कशाभिका अपेक्षाकृत लंबे व कोशिका के गति में सहायक है, ये वही चीज लिखी हुई है। प्रोकैरियोटिक जीवाणु में पाई जाने वाली कशाभिका संरचनात्मक रूप से यूकैरियोटिक कशाभिका से भिन्न होती है। कशाभिका का मतलब है फ्लैजिला। अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो अभी मैंने वो टेल वाला स्ट्रक्चर दिखाया था, तो मैंने बोला था डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल में वो अलग दिखाई देगा आपको और प्रोकैरियोटिक सेल में अलग दिखाई देगा। लेकिन काम क्या है, काम यही
है कि मूवमेंट में मदद करेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन में पता चला कि पक्षमाप व कशाभिका यानी सीलिया और फ्लैजेला जीवद्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। ये भी कैसा है जीवद्रव्य झिल्ली, यानी कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहती है उससे ये कवर्ड रहते हैं। ठीक है, इनके कोर को अक्षसूत्र कहते हैं। कोर यानी बीच का जो पार्ट है, बीच का जो पार्ट है एक्सोनीम कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो इसमें हिंदी में क्या है, अक्षसूत्र कहते हैं। इनके जो बीच जो कोर वाला पार्ट रहता है ना, बीच वाला पार्ट, ये कोर है, तो उसको हम बोल देते हैं अक्षसूत्र, जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है। बहुत सारी एकदम सूक्ष्म, मतलब बोलना चाहिए माइक्रो, है ना, ऐसी नलिकाओं से ये मिलकर बना होता है। ठीक है, अक्ष में समानांतर स्थित होते हैं। अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है जो 9 द्विक अरीय परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। अर्धसूत्र की सूक्ष्म नलिका की इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अब देखो जब हम सीलिया और फ्लैजेला पढ़ते हैं ना, तो हमको साथ में क्या आ जाता है, इसमें साथ में हमको, अब भी मैंने आपको बताया था जिसके बारे में मैं मेंशन करने वाली थी, इसमें साथ में आ जाता है आपका सेंट्रोजोम और सेंट्रिओल। ठीक है, जिसकी ये बात कर रहा है, जो कि 9+2 का अरेंजमेंट शो करते हैं। ये मैं पूरा डायग्राम से इजी वे में समझा रही हूँ। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है। अभी आपको यहाँ तक याद रखना है कि अक्षसूत्र कहते हैं नलिकाओं का बना होता है। अब उसके आगे जो मेंशन है वो मैं आपको अच्छे से एक व्हाइट बोर्ड में समझाऊंगी। ठीक है, चलिए, आई होप ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए। चलिए आ जाइए। अब हम सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल क्या होता है ये देखेंगे। ठीक, चलो, ये मैंने बना ली क्या, एक सेल, बड़ी सी सेल बनाएंगे। ठीक, इसमें हमने क्या बनाना है। अब मुझे ये बताओ, सेंट्रोजोम आपने अगर कभी सुना होगा तो सेंट्रोजोम का मतलब है, सेंट्रोजोम किसके लिए ज़रूरी होता है, सेल डिवीजन के लिए। देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेंट्रोजोम की और सेंट्रियोल। ये होता क्या है मैम, बता रही हूँ, सेंट्रिओल। देखो इसका मतलब क्या है, इसका काम है सेल डिवीजन। ठीक है, देखो आपकी जो कौन सी सेल्स है, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स यानी आपकी जो ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स यानी आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में जो सेल्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। नेफ्रॉन अलग है, नेफ्रॉन किडनी की है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेफ्रॉन किडनी की सेल होती है और न्यूरॉन ब्रेन सेल होती है। तो ब्रेन सेल में सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल, मतलब ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है ये अब्सेंट होता है, इसीलिए ब्रेन की सेल जो है वो डिवाइड नहीं होती। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये डिवाइड नहीं होती। ठीक है, तो ये एक थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी यूकैरियोटिक सेल है जो कि है डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में आपको, मैं इसको ज़्यादा अच्छे से डिटेल में नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपके समझने के लिए बना रही हूँ। ठीक है, एक हम केंद्रक बना लेते हैं जो कि वेल डेवलप्ड है। ठीक, चलिए, ये बन गया आपका क्या, न्यूक्लियस। इसको मैं लेबल कर देती हूँ, ये है न्यूक्लियस। ठीक, मेन हमको इस पे फोकस करना है। ठीक है, चलो, अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे मुझे एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि ऐसा ऐसा, मतलब कहाँ पे प्रेजेंट है वो, एक तो ऊपरी भाग में प्रेजेंट है और ऐसे, मतलब सेल को अगर हम देखें तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है और एक स्ट्रक्चर कहाँ है, यहाँ पे प्रेजेंट है नीचे की ओर। ठीक, तो अब हम बात करते हैं, अगर हम सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं तो अभी कौन सी स्टेज चल रही है, स्टेजेस होती हैं बहुत सारी, किसमें, सेल डिवीजन में। किसमें, सेल डिवीजन में। तो यहाँ जो स्टेज है वो है आपकी मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज की बात चल रही है। ठीक है, चलो एक काम करो, अभी आप लोग इस पे मत जाओ, इस पे मत जाओ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो।
ऐसा होता है कि हमारी पूरी लाइफ साइकिल है, ठीक है, एक उम्र के बाद सबकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है, तो ये पूरा डिवीजन चलता रहता है, सेल में भी, सेल भी एक बार मर जाएगी। तो अगर हम अपना लाइफ साइकिल देखें तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के हमारा जो फीचर्स हैं, हमारी हाइट, हमारा सब कुछ अलग अलग दिखाई देता है। वैसे ही सेल के साथ भी होता है। सेल डिवीजन की जो पूरी साइकिल चलती है उसमें सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम हमको पता है, ठीक है, क्रोमोसोम जो है उसमें क्या होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से दिखाई देते हैं ना, क्रोमोसोम ऐसे, है ना। तो ये कौन सी स्टेज में किस तरीके से दिखाई देंगे ये हमको देखना है, ठीक है। तो जब कोई रेस्टिंग स्टेज है या जब कोई डिवाइड नहीं हो रहा है वो सब मैं आपको बताऊंगी। अभी आप ध्यान से पहले आउटलाइन समझो इसकी, ठीक है। तो अब मैं बात कर रही हूँ किसकी, क्रोमोसोम की। तो हम क्रोमोसोम बना लेते हैं, चलिए आ जाइए। अरे हाँ देखो क्या बोल रही थी मैं, क्रोमोसोम की बात करते हैं। क्रोमोसोम जो है वो हमारी, इसको मैं अलग कलर से बनाऊंगी, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए ये देखो, ये है आपका क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक। और ये जो आपका क्रोमोसोम इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है, इसमें ऊपरी पी आर्म क्यू आर्म होती है, आर्म मतलब इसके हाथ समझ लो, ठीक है, और इन्हीं के हाथ, ये जो आर्म है इसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिड कहते हैं। क्या समझाया मैंने, ध्यान से सुनो, कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर क्या है, सेंट्रल पार्ट है जिससे, देखो गठान, जैसे कि मैंने एक गठान से यहाँ से ये पूरा बंधा हुआ है क्या आपका क्रोमोसोम, तो इसको हमने बोला सेंट्रोमियर, ठीक है, जिसके थ्रू ये पूरी चारों आर्म क्या है, अटैच है, और उन्हीं आर्म को, ये हाथ को, किसके, क्रोमोसोम, हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड। अंदर इस तरीके से आपको जेनेटिक मटेरियल दिखाई देता है, क्या, आपका डीएनए, जो कि इस तरीके से हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक। अब मैं बात कर रही हूँ, इसको मैं मिटाऊंगी, ठीक। अब आपको इतना समझ में आया कि क्रोमोसोम के बारे में मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम हमारी बॉडी में अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। तो अभी मैं जिस स्टेज की बात कर रही हूँ उसको आप ऐसे याद रखोगे, वो है आपकी, ठीक है, ये है आपकी नॉन डिवाइडिंग फेज। अभी ऐसे याद रखो, मतलब डिवाइड हो ही नहीं रहा अभी, तो क्रोमोसोम ऐसे दिख रहे हैं, ठीक। अब क्या करना है, देखो सारी चीजें समझ में आ जाएगी, सेंट्रोसोम समझ में आ जाएगा, क्रोमोसोम समझ में आ जाएगा, सेंट्रियोल समझ में आ जाएगा, ठीक है, सबके फंक्शन पता चल जाएंगे, स्ट्रक्चर पता चल जाएंगे, ध्यान दो, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है हिंदी मीडियम के बच्चे को, वो जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं एक एक चीज हिंदी में बताने को तैयार हूँ, ठीक है। चलो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा कलर करती हूँ, ठीक, देखो, है ना, इसमें सेंट्रोसोम के अंदर जो है वो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो क्या सेंट्रोसोम है, क्या सेंट्रियोल है, स्ट्रक्चर से पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसकी आउटलाइन जो है बना लेते हैं, देखो, है ना। अब मैं इसके अंदर अगर ऐसे सिलेंडर जैसे स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ऐसे, ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। और ये जो पूरा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, पेरीसेंट्रियोलर स्पेस, ठीक है, जो कि किसके अंदर पाया जाता है, आपके सेंट्रोसोम में पाया जाता है। सेंट्रोसोम का क्या स्ट्रक्चर है, इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, किसका, सेंट्रोसोम का, जो कि ये दिख रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो आपको ये ट्यूब वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक दूसरे से 90 डिग्री के तरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल। अब इनका काम क्या है, मैंने बोला सेल डिवीजन में इनका काम रहता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कैसे रहता है,
कुछ इस तरह का धागा रूपी संरचना बोल सकते हैं, ठीक है। देखो ऐसे ये अटैच रहती हैं किसके साथ, सेंट्रोमियर से। ये किससे अटैच रहती हैं, क्रोमोसोम से, ठीक है, क्रोमोसोम से क्या रहती हैं, अटैच रहती हैं, ठीक। अब ये क्रोमोसोम के कौन से पार्ट से अटैच रहती हैं, ये बहुत जरूरी है जानना। ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। मैं पूरा रिवाइज कराऊंगी, टेंशन नहीं लेना है, एक एक चीज बताऊंगी, ठीक है। जो आपको ये धागा रूपी संरचना दिखती है, जो सेंट्रोसोम और जाके किससे अटैच हो रही है, आपके क्रोमोसोम से, वो संरचना क्रोमोसोम के कौन से पार्ट से, कौन से भाग से अटैच है, काइनेटोकोर एक स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोसोम के ऊपर, सॉरी सेंट्रोमियर के ऊपर, जो कि आपके क्रोमोसोम पर पाया जाता है, वहां पर ये काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है, जिससे ये धागा रूपी संरचना आपको दिखती है। ये है आपके स्पिंडल फाइबर, नाम सुना होगा, स्पिंडल फाइबर, ठीक। ये जो आपको दिख रहे हैं ये आपके क्या है, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ये आपका जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो 90 डिग्री पर है, उसको हमने क्या कहा, सेंट्रियोल कहा। उसके अंदर जो स्पेस हमको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, उसको बोला हमने, जगह दिखाई दे रही है, पेरीसेंट्रियोलर स्पेस, ठीक है। और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। तो अब सेंट्रोसोम का काम क्या है, इस तरीके से ये क्या करेगा, आपका जो क्रोमोसोम है यहां से इसको क्या करेगा, फाड़ देगा, फाड़ेगा तभी तो सेल डिवीजन होगा ना। तो इस तरीके से फाड़ेगा तो ये स्पिंडल फाइबर की क्या हो जाती है, लेंथ छोटी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखा कि सेल डिवीजन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। देखो ये आपके स्पिंडल फाइबर हैं, ठीक है। अब जो इसके बाद स्ट्रक्चर दिखेगा वो कैसा दिखेगा वो मैं बताती हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ किसके बारे में, इसकी नेक्स्ट स्टेप। चलो सेल बना लिया, ठीक है, उसके बाद सेल की मेम्ब्रेन बना लिया, न्यूक्लियस बना लो, ठीक है, न्यूक्लियस बना लो भाई, बहुत ज़रूरी है, न्यूक्लियस के बिना काम नहीं चलेगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। ये है, तभी तो हमको पता चलेगा कि सेंट्रोमियर की जो, सेंट्रोसोम की जो पोजीशन है वो क्या है। इसकी अगर मैं आउटर मेम्ब्रेन बनाऊं तो वो है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि ऐसे ये क्या बना लेती है, ये तो मुझे अभी नहीं बनाना है, ठीक है। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है ना, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा पढ़ा के वही दिमाग में बैठ गया, ठीक। ये बन गया वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक। चलो अब हम आ रहे हैं किसकी तरफ, आपके सेंट्रोसोम की तरफ। फिर से बनाऊंगी मैं स्ट्रक्चर, एक नीचे एक लड्डू ऊपर, ऐसे लड्डू से याद रख सकते हैं, ठीक है। इसको हम कलर करेंगे, ठीक। अंदर वाला जो था आपका क्या था, पेरीसेंट्रियोलर स्पेस था, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्रोमोसोम को फाड़ने वाले हैं, ठीक है। तो फाड़ेंगे तो क्या होगा, उसकी जो स्पिंडल फाइबर की लेंथ है वो हो जाएगी छोटी, ठीक है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, चलो आ जाओ। अब इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर बनाना है किसका, सेंट्रियोल का। ये बन गया सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर, ठीक, जो कि सिलेंडर लाइक हमको दिखाई देता है। अब मैं बनाऊंगी क्या, क्रोमोसोम। ये है आपके क्रोमोसोम, ठीक। ये देखो, अब मैम आपने दूर दूर कर दिए, ये तो पहले चिपके हुए थे, तो बेटा अब आपके जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड होंगे ना। अब आपके क्रोमोसोम, ये आपकी डिवाइडिंग वाली फेज है, नाम बताऊंगी मैं पूरी चीज, अभी आप कंफ्यूज ना हो, ज्यादा टेंशन ना लो, इसलिए मैं इसको सिंपल में बता रही हूँ। ये आपकी देखो, सेल डिवीजन में G1 G2 फेजेस होती हैं, जिसमें प्रिपरेशन होता है, फिर डिवाइड होता है, तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगी। अभी ध्यान दो हम क्या पढ़ रहे हैं, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल क्लियर करना जरूरी है, क्रोमोसोम क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये स्टेज में क्या हो रहा है, ये स्टेज में ये होता है कि सेल में जो क्रोमोसोम है उसको फाड़ने का काम करता है, कौन करता है, आपका ये जो हमने देखा था ना, क्या, ये धागा रूपी संरचना, जिसको हमने क्या बोला, स्पिंडल फाइबर। अब यहाँ पे क्या हुआ, शॉर्ट हो गए, क्या, स्पिंडल फाइबर,
उनकी लेंथ में क्या हुई, शॉर्टनिंग हुई, छोटे हो गए वो, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये अटैच था जिस स्ट्रक्चर के साथ, वो क्या था, काइनेटोकोर। तो इस स्टेज में क्या दिखा हमको, इस तरीके से जो है आपके क्रोमोसोम को उसने क्या किया, फाड़ दिया। तो सेल डिवीजन में पूरा देखो, ये जो धागा रूपी संरचना आपको दिख रही है, ये पूरी अटैच किससे है, ये जाके अटैच है आपके सेंट्रोमियर से, और उसके अंदर क्या है, सेंट्रियोल है। तो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम का काम ही होता है सेल डिवीजन करवाना, ठीक। तो ये इस तरीके का हमको स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसका भी एक ये डिवाइडिंग फेज है जिसमें कि वो फट रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक। चलो अब हम आपका थोड़ा सा किसके बारे में देखते हैं, अब हम देखेंगे क्रोमोसोम के बारे में। अगर मैं बात कर रही हूं किसकी, क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम, ठीक। क्रोमोसोम में एक हम पढ़ते हैं मेटासेंट्रिक, ठीक है, एक्रोसेंट्रिक, ठीक है, और टीलोसेंट्रिक। अब इसका मतलब क्या है, किसका, अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से पूरा जो है स्ट्रक्चर बताया था। देखो बड़ा स्ट्रक्चर बनाऊंगी, ये आपका क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है। इसके बीच में मैं अलग कलर से बनाती हूँ, ये जो आपका स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, सेंट्रोमियर, ठीक। अब इसके अंदर जो आपको संरचना दिखाई देती है वो होती है क्या, डीएनए, ठीक है। और इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा आपके क्रोमैटिड, जो कि आपके हाथ हैं किसके, क्रोमोसोम के, ठीक। पी आर्म और क्यू आर्म। अब मेटासेंट्रिक, सेंट्रिक का मतलब क्या, सेंटर पर उपस्थित, ठीक है। जब सेंट्रोमियर की पोजीशन या उसकी जगह के आधार पर हम क्रोमोसोम को डिवाइड करते हैं मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक में, ठीक। अब हाँ, इसमें एक और पार्ट आता है, यहाँ पर आएगा क्या, सब मेटासेंट्रिक। इसको मैं इरेज करके बनाती हूँ, ठीक। सब मेटासेंट्रिक आएगा, यहाँ आएगा सब मेटासेंट्रिक, और इसके बाद आएगा क्या, एक्रोसेंट्रिक। तो किसके आधार पर हमने विभाजित किया, किसको, क्रोमोसोम को विभाजित किया, किसके आधार पर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर विभाजित किया, ठीक है। कैसे, अगर मैं बोल रही हूं कि अगर सेंट्रोमियर की पोजीशन, चलो अब मैं आपको यहाँ पे अच्छे से ये डायग्राम, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लो, एक बार एक सिंपल डायग्राम बना दिया मैंने, ठीक है। इसी के ऊपर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर था काइनेटोकोर, जिससे क्या था, स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए थे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं क्रोमोसोम की। तो ये वाला स्ट्रक्चर था, इसको मैं, एक मिनट, इसको मैं क्लियर करती हूँ, ठीक। चलो अब मैं आपको बताऊंगी मेटासेंट्रिक, ठीक है, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ये कैसा है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आपको जो इनके हाथ दिख रहे हैं, जैसे मैंने बनाया, सबसे पहले हम क्या समझेंगे, सेंटर के आधार पर, सेंट्रोमियर का अगर सेंटर, देखो सेंट्रिक लिखा हुआ है, इसका मतलब जो भी क्रोमोसोम का सेंटर है सेंट्रोमियर है, ठीक है। एक गठान दिखती है तो वो उसके आधार पर क्रोमोसोम को बांटा गया है उसके शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैसा दिखाई देता है, मेटासेंट्रिक बोल रहे हैं, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, मेटासेंट्रिक में आपको जितनी भी आर्म्स है, मैंने क्या बोला था, पी आर्म और क्यू आर्म, यानी क्रोमेटिड हैं, जो उसके हाथ हैं, ठीक है। बार बार रिपीट कर रही हूँ, मेरे हिसाब से अभी तक तो याद हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर किसमें दिखेगा, मेटासेंट्रिक में, क्योंकि दोनों जगह क्या है, इक्वल है। मेटा मतलब बीच में, मिडिल पोर्शन पे, ठीक है। मिडिल वाले रीजन में आपको क्या दिख रहा है, सेंट्रोमियर, ठीक है, जो गठान है। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, ये गठान जो है थोड़ी सी नीचे आ जाती है, ठीक है, नीचे आ जाती है। तो जो लेंथ है इसकी छोटी हो जाएगी, इसकी बड़ी हो जाएगी, पी आर्म की और क्यू आर्म की लेंथ में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगी अगर किसकी, एक्रोसेंट्रिक की, तो इसमें जो है आपकी एक आर्म बहुत ज़्यादा छोटी दिखाई देगी और एक जो है वो बहुत बड़ी दिखाई देगी, ठीक। अब
टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक मतलब इसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, एक्रोसेंट्रिक के कंपैरिजन में अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटी दिखती है और ये बहुत लंबी। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर, उसकी जगह के आधार पर विभाजित किया गया है। कितने में, मेटासेंट्रिक, ठीक है, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, ठीक है। अब उसके देखो, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म क्या रखोगे, एम टी ए टी, नहीं एम एस टी। देखो एक बार मैं बनाती हूँ इसको, शॉर्ट फॉर्म एक बता दे रही हूँ जिससे आपको याद रहेगा कि कितने पार्ट्स में विभाजित किया गया है। कैसे, एम एस, ठीक है, ए और टी। एमएससी कर रही है एक लड़की जिसका नाम है क्या, अंशिका, अंशिका तिवारी, ऐसे याद रखना है। एमएससी कर रही है एक लड़की, मास्टर की डिग्री ले रही है, ठीक है। अब एमएससी में सी आता है तो मैम सी तो है नहीं, तो सी आप सेंट्रोमियर याद रखो, वहाँ सी नहीं आ रहा है, ठीक है। इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की याद रखिए, मेमोराइज करना है हमको, याद करना है। एमएससी कर रही है एक लड़की जिसका नाम है अंशिका तिवारी, तो उससे एम से आपका मेटासेंट्रिक, ऐसे सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टी से टीलोसेंट्रिक, ऐसे आपको याद रहेगा। पोजीशन के आधार पर हमने डिवाइड किया। अगर हम बात करें मेटा की, तो बीच में, मेटा मतलब बीच में जो क्या है, सेंट्रोमियर की पोजीशन है, और आपको दोनों जो आर्म है क्रोमेटिड है वो इक्वल दिखाई देंगे। और आपके सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा वो नीचे की ओर आ जाता है, तो थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन जो एक्रोसेंट्रिक है उसमें काफी छोटा दिखता है। और अगर हम टीलोसेंट्रिक की बात करें तो टीलोसेंट्रिक में जो ऊपर वाली आर्म है वो बहुत ज्यादा छोटी दिखती है, किसके कंपैरिजन में, एक्रोसेंट्रिक के, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आज जो हमने डिस्कस किया, ठीक है, वो क्या क्या चीजें थी। पहली बात तो हमने रिवीजन भी लिया थोड़ा सा, है ना। पहले तो मैं पानी पी लेती हूँ। ठीक है, आज जो हमने डिस्कस किया वो क्या था, देखो हमने आज डिस्कस किया है किसके बारे में, हमने डिस्कस किया है आपके पूरा जो पिछला लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा, वो मैंने पूरा एक बार क्विक शॉर्ट रिवीजन आपको करवा दिया, ठीक। अब उसके बाद हमने क्या क्या देखा, हमने देखा सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर, हमने क्रोमोसोम को किस आधार पर विभाजित किया गया है ये देखा, और हमने एक और चीज़ देखी, सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, और वो किस तरीके से, कितने, किसका नंबर ज़्यादा है किसका कम है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में आपका जो सेलुलर ऑर्गेनल का पूरा यूनिट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी को कोई भी दिक्कत है हिंदी मीडियम के बच्चे को, तो वो बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में बता सकता है। देखते रहिए इंस्पायर एकेडमी और अपने नोट्स बनाना ना भूलें। थैंक यू।